नमस्कार दोस्तों। केरल की राजनीति पर चर्चा करते हैं आज। और इस साल जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से केरल भी एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। महत्वपूर्ण राज्य इस लिहाज से है कि अभी पूरे देश में अगर कम्युनिस्ट दलों की सरकार कहीं है तो वो केरल में बची है। पश्चिम बंगाल में कई दशकों तक शासन करने के बाद वहाँ पर वाम मोर्चा ख़त्म हो गया। ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों को वहाँ से खदेड़ दिया और कम्युनिस्टों के जो नेता हैं वो या तो ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गए या कांग्रेस में चले गए या बीजेपी में चले गए, और उनका जो जनाधार था, उनका जो वोट बैंक था, वो भी दूसरे दलों में बिखर गया पश्चिम बंगाल में। लेकिन केरल में अभी भी अल्पसंख्यक मतों के बल पर, मुस्लिम मतों के बल पर और क्रिश्चियन मतों के बल पर कम्युनिस्ट लेड सरकार एग्जिस्ट कर रही है। और इस समय वहाँ जो सरकार है वो एलडीएफ की सरकार है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और इसको लीड कर रही है सीपीआईएम, और उन्हीं के इस समय चीफ मिनिस्टर हैं पी विजयन। इन्होंने जब 5 साल पहले मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था तो उस समय सत्ता से, आपको मैं बता दूं, कि कांग्रेस आउट हुई थी और ओमन चांडी की जो सरकार थी कांग्रेस की वो बाहर गई थी और कम्युनिस्ट दलों की सरकार यहाँ पर आ गई थी। यहाँ के चुनाव पिछली बार 16 मई 2016 में हुए थे और उस समय जो नतीजे आए थे वो कुछ बिल्कुल ही चौंकाने वाले थे। यहाँ पर 140 कुल विधायक होते हैं और उनमें से एलडीएफ यानी कि लेफ़्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को 93 सीटें मिल गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी सीपीआईएम को 59, और इसी वजह से उनके चीफ मिनिस्टर बने थे विजयन। इसके अलावा सीपीआई को 19 और जनता दल सेकुलर देवेगौड़ा वाली जो पार्टी है उन्हें भी 3 सीटें यहाँ पर मिली थी। इसके अलावा जो यूडीएफ था यानी कि जो यूपीए है, यूपीए वहाँ पर हो गया यूडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और इसमें कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी और इसमें आईयूएमएल जो मुस्लिम लीग है वहाँ पर वो इनके साथ गठबंधन में थी और उसे 18 सीटें मिली थी। और इस तरह से यूडीएफ को 42 सीटें मिली थी। कुछ छोटे मोटे दल इसमें भी शामिल थे और कुछ दल एलडीएफ में भी शामिल थे। बीजेपी ने अकाउंट खोला था, केवल एक विधायक उनका बना था। और केरल स्टेट बहुत ही जो इसका डेमोग्राफिक एक माहौल है, यहाँ का जो क्या कहना चाहिए कि यहाँ के जो जातीय समीकरण हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि उसमें बीजेपी जैसी पार्टियों के लिए स्पेस बनता हुआ बहुत ही मुश्किल नज़र आता है। यहाँ पर अल्पसंख्यक मेजॉरिटी में हैं, कहने के लिए अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं तो काफ़ी सीटों पर डोमिनेटिंग हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रिश्चियंस बहुत भारी संख्या में हैं, इनमें से बहुत से एससी शेड्यूल कास्ट भी हैं। और 1956 में बने इस राज्य में, केरल में, आपको मैं बताऊं कि अब 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव होंगे। इन चुनावों में से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 का, तो यहाँ पर यूडीएफ ने यानी कि कांग्रेस का जो लेड गठबंधन था उसने क्लीन स्वीप कर दिया था। 19 सीटें जीती थी और केवल 1 सीट कम्युनिस्ट दलों को मिली थी यहाँ पर। और कम्युनिस्ट दलों को ये लगने लगा था कि अब तो उनकी सत्ता गई और अब उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो गई है, यानी कि उनके खिलाफ जनता में माहौल बनना शुरू हो गया है। लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों केरल में लोकल बॉडी के चुनाव हुए हैं, जिन्हें कहा जाता है स्थानीय निकाय चुनाव, और इन चुनावों में एलडीएफ ने शानदार सफलता हासिल की है। यानी कि वाम दलों के प्रत्याशी भारी संख्या में जीते हैं, चेयरमैन भी बने हैं और ग्राम पंचायतों में भी जीते हैं, पार्षद भी बने हैं, सभासद भी बने हैं। और यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस वाला जो यूडीएफ है वो एक तरह से बिखर गया है, जबकि बीजेपी ने अपने वोट परसेंटेज में यहाँ पर सफलता हासिल की है।
और इसी से बीजेपी को ये लग रहा है कि इस बार उनके कुछ चांस केरल में बन सकते हैं। इसके अलावा ये जो अभी हाल ही में निकाय चुनाव हुए हैं, इसमें यूडीएफ को जो झटका लगा है उसकी मेन वजह ये भी है कि टिकटों का जो बंटवारा है वो सही तरीके से नहीं हो सका। इसके अलावा जो कांग्रेस है यहाँ पर थोड़ी बिखरी हुई सी नज़र आ रही है। ओमन चांडी जो कि पहले सीएम रहे हैं, अब उम्र दराज हो चले हैं, उनकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन फिर भी चीफ मिनिस्टर फिर से बनना चाहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं रमेश चेन्निथला, और विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता भी हैं वो विधानसभा में, वो भी चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तो कांग्रेस में, जैसे कि पूरे देश में ही कांग्रेस में माहौल है कि गुटबाजी सभी जगह पर है, तो गुटबाजी यहाँ भी नज़र आ रही है। वैसे कांग्रेस फ़िलहाल ये प्लान कर रही है कि राहुल गांधी को मैं बता दूं, आप शायद भूल गए हों कि राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट को इस समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कांग्रेस के लिए सबसे सेफ स्टेट यही बचा है अब पूरे देश में। तो यहाँ पर सब प्लान कर रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाए, प्रचार अभियान, रैलियाँ आयोजित की जाएँ, ईसाइयों से संपर्क किया जाए, मुस्लिमों से संपर्क किया जाए, चर्च के नेताओं का जो एसोसिएशन है उनसे संपर्क तो ऑलरेडी कांग्रेस कर ही रही है। इसके अलावा जो गलतियां निकाय चुनावों में प्रत्याशियों के चयन में हुई वो आगे विधानसभा चुनाव में ना हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और केरल के जो पीसीसी चीफ हैं एम रामचंद्रन, यानी कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं केरल के, उनका कहना है कि बीजेपी वोट बांटने की राजनीति कर रही है और हमें इससे काफ़ी होशियार रहना होगा। दूसरी ओर जो यूडीएफ है, एलडीएफ है, कम्युनिस्ट जो दल हैं, कम्युनिस्ट दलों को ये लग रहा है कि यहाँ पर अब जो कांग्रेस का लेड गठबंधन है वो थोड़ा सा बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि यूडीएफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अलाइज था इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML, और इसने अच्छी खासी सीटें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसने इस गठबंधन में 18 सीटें हासिल की थी, मुस्लिमों की बड़ी पार्टी है। यहाँ पर ईसाई और मुस्लिम मतों में थोड़ा सा बिखराव हुआ है। टर्की का जो मामला भी हाल ही में हुआ था, जहाँ एक इस ईसाई इमारत को तोड़कर मस्जिद में तब्दील किया गया और सारी दुनिया में मुस्लिम्स और ईसाई इस मामले को लेकर आमने सामने आ गए, तो इस मसले को लेकर यहाँ भी कुछ विवाद हुआ है और इसकी वजह से यूडीएफ थोड़ा सा बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। इसमें मुस्लिम लीग का स्टैंड ये है कि जो वहाँ पे हजिया सोफिया की को तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई टर्की में, उसको समर्थन किया है, जबकि ईसाई इससे नाराज़ हैं और उनकी इससे दूरी बढ़ रही है। इसके अलावा एलडीएफ सरकार को ये भरोसा है कि हमने लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स बहुत सारी चलाई, और हमने जैसे कि लॉकडाउन के दौरान भोजन वितरण की व्यवस्था की गई, और इसके अलावा कई इस तरह के काम किए गए जिससे जनता में अच्छा मैसेज पहुंचा है। तो आने वाले समय में एलडीएफ को ये लग रहा है कि शायद हम फिर से सत्ता में वापसी करें। दूसरी ओर सीबीआई और जो दूसरी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो एलडीएफ के नेताओं पर लगातार दबाव बना रही हैं। जैसे कि अभी एक सोने की स्मगलिंग वाला मामला हुआ था और उसमें कई ऐसे नेताओं का नाम आया था, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के करीबियों का, और राजभवन और जो सत्ता के गलियारों में रहने वाले लोग हैं उनके नाम इससे जुड़े थे। उनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया, सीबीआई जांच कर रही है। तो इस मामले से थोड़ी सी छवि एलडीएफ की भी यहाँ पर आप मानना ही पड़ेगा कि इससे ख़राब हुई है। दूसरी ओर जो बीजेपी है वो ये कोशिश कर रही है कि यूडीएफ यानी कि कांग्रेस लेड गठबंधन जो बिखरा हुआ सा नज़र आ रहा है उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाया जाए, ईसाई मतों को अपनी ओर किया जाए, हिंदू वोटों पर तो उनकी नज़र है ही रही। और इसके अलावा जो अभी हाल ही में निकाय चुनाव हुए हैं इसमें बीजेपी ने लगभग 27 विधानसभा क्षेत्रों में जो विधानसभा सीटें हैं उनमें लगभग 30 हज़ार से अधिक वोट हासिल करने में सफलता हासिल की है। आपको मैं बता दूं कि कुल 140 विधानसभा सीट हैं यहाँ पर, और यहाँ पे अगर किसी पार्टी को 50-55 हज़ार के करीब वोट मिल जाएं तो वो विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल कर सकता है, यानी कि अपना विधायक बनवा सकता है। तो बीजेपी को ये लग रहा है कि हम
या तो इस तरीके से लोगों के बीच में जाएं कि हम यूडीएफ का विकल्प बने, यानी कि कांग्रेस वाला जो गठबंधन है उसका विकल्प बने और लोगों को लगे कि कांग्रेस से बेटर है कि बीजेपी को वोट दे दी जाए, और वरना नहीं तो त्रिकोणीय संघर्ष तो यहाँ पर हो सकता है। और त्रिकोणीय संघर्ष में यहाँ हो सकता है कि ऐसी असेंबली बनकर सामने आए कि बीजेपी के समर्थन के बिना कोई सरकार ही ना बना पाए। तो बीजेपी को यहाँ अपने चांसेस नज़र आ रहे हैं। और बीजेपी के जो यहाँ के राज्य सचिव हैं एमटी रमेश, उनका मैं बयान पढ़ रहा था। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी ने 50 विधानसभा सीटों पर अपनी जोरदार मौजूदगी हाल में जितने भी पंचायत और नगर निकाय चुनाव हुए हैं इनमें दर्ज करा दी है। और इस हिसाब से हम हिंदू बहुल इलाकों के अलावा ईसाइयों में भी प्रयास कर रहे हैं कि हमें वोट मिले। तो इस तरीके से कुल सिनेरियो केरल का दोस्तों ये बन रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस लेड यूडीएफ थोड़ा बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। मुस्लिम लीग अलग चल रही है, बाकी उसके अलाइज अलग चल रहे हैं। इसके अलावा जो एलडीएफ की सरकार है वो इस बात से परेशान है कि लोकसभा चुनावों में उन्हें तगड़ा झटका लगा था। बीजेपी लगातार यहाँ प्रयास कर रही है और सबरीमाला मंदिर वाला जो मामला है उसे लेकर काफ़ी हाइप हुआ था। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हिंदू वोट बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। और अगर हिंदू वोट बीजेपी को अपनी प्रायोरिटी बना लेंगे और मुस्लिम और ईसाई वोट वाम दलों में और कांग्रेस लेड गठबंधन के बीच में बट जाएंगे तो बीजेपी को बीच में से निकलने का रास्ता यहाँ पर मिल सकता है। तो केरल का चुनाव बड़ा दिलचस्प रहेगा दोस्तों। इस पर बहुत कम मैंने देखा है यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार वीडियो बनाऊँ। मैंने पहले भी एक बहुत अच्छा वीडियो इस पर बनाया था, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप प्लीज़ अगर आप केरल से हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर, अगर चाहें तो मेल आईडी मेरी नीचे है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मुझे अपना फ़ोन नंबर भेज सकते हैं। मैं केरल के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, आपसे फ़ोन पर बात करना चाहूँगा और केरल के वीडियोस मैं लगातार बनाता रहूँगा चुनाव आने तक, और चुनाव के दौरान भी बनाएंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।